योगिता देसाई की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो महाराष्ट्र के बीड़ इलाके में एक गरीब परिवार में पैदा हुई। मंगलवार को गांव के हैंडपंप से पानी लेने गई थी योगिता। अपने परिवार के लिए पूरा पानी लेना था, इसलिए योगिता उस हैंडपंप पर 5 बार गई। 5वीं बार धूप और गर्मी से वो बेहोश हुई और दम तोड़ दिया। योगिता की मौत ऐसे दिन पर हुई जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि भारत में 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित इलाकों में रहते हैं, यानी इस समय भारत की 25% आबादी सूखे की चपेट में है। आवाज अड्डा में हम पूछ रहे हैं कि अगर 4 में से 1 भारतीय नागरिक सूखे से प्रभावित है तो क्या ये इस वक्त की हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है? क्या इस पर इतनी देरी से सरकार क्यों जागी है? और जो कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं क्या वो पर्याप्त है या नहीं? इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे एक बड़ा पैनल। हमारे साथ होंगे बीजेपी की प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव। इन्हीं की संस्था के पीआईएल पर केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु हमारे साथ हैं। चीनी मिलों के संस्था इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा से भी बात करेंगे और पानी बचाने के क्षेत्र में काम कर रही संस्था स्वेच्छा के फाउंडर विमलेंदु झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका। योगेंद्र यादव जी, पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपके पीआईएल पर सरकार ने यह जवाब दिया था और आपका दावा था कि जितनी बुरी संख्या है सूखे की उतनी सामने निकलकर नहीं आई है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला दिक्कत तो ये है कि 6 महीने के बाद सरकार ने माना है कि 33 करोड़ भारतीयों पे इसका असर है। सरकार चाहती तो ये बात 1 अक्टूबर को कह सकती थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को आईएमडी के आंकड़ों के हिसाब से स्पष्ट हो चुका था कि देश में 39% इलाका है जो कि सूखे की चपेट में है। दूसरा संकट ये है कि ये मानने के बाद भी सरकारें वो नहीं कर रही हैं जो कि सरकारों को करना चाहिए। ये पीआईएल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जैसे ही सूखा शुरू हुआ, अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने और मैंने खुद मिलकर देश में यात्रा की। कर्नाटका से लेके हरियाणा तक 15 दिन तक हम घूमे, एक इलाके में सूखे की यात्रा की। और ये जो कहानी आपने योग्यता वाली बताई, ऐसी कहानियां तब तक शुरू हो चुकी थी। लड़कियां स्कूल छोड़ छोड़ के पानी भर रही थी, ये सब इसके बारे में हमने लिखा। लेकिन 6 महीना पहले देश में किसी को समय नहीं था इसका संज्ञान लेने का, सरकारों को समय नहीं था। तो ट्रेजेडी सिर्फ ये नहीं है कि 33 करोड़ भारतीय सूखे से प्रभावित हैं। ट्रेजेडी ये है कि इस देश के मीडिया को और इस देश की सरकार को इस सवाल में इतने समय तक दिलचस्पी नहीं थी। ये तो भला हो आईपीएल का और भला हो कुछ शहरों के संकट का कि इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई, अन्यथा 6 महीने से इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है। और आज दुर्भाग्य ये है कि जिस चीज को मीडिया कवर नहीं करता उसको राजनेता ध्यान नहीं देते, उसको पार्टियां नहीं देखती, उसको सरकार नहीं देखती। तो पूरे देश ने इतनी बड़ी ट्रेजेडी पे एक तरह से आंखें मूंदी हुई हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये ट्रेजेडी सिर्फ पीने के पानी का संकट नहीं है जो आज हमारी आंख के सामने आ गया है, ये रोजगार का संकट है, आजीविका का संकट है, जानवरों के लिए बहुत भयानक अकाल की स्थिति आई हुई है। और योगेंद्र जी, आप नेताओं की बात कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, आप नेताओं की बात कर रहे हैं। हम आपको 3 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों के ही एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से नेता इतने लापरवाह है। वो जगह जगह जा रहे हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर हेलीपैड बनवा रहे हैं जिसमें लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, थोड़ी भी उनको पड़ी नहीं है। कुछ नेता तो सेल्फी लेने में लगे हुए हैं ड्राउट हिट एरियाज में। तो ये तो हाल है नेताओं का। उसके बाद तो भूल ही जाइए कि वो क्या कर रहे हैं, बस अपने ट्रेनों पर पोस्टर लगवाने के आगे शायद वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। एमके वेणु जी, योगेंद्र यादव ने कहा कि मीडिया भी अभी जगी है। चलिए, मीडिया का काम है कि अलग अलग इशू को वो उजागर करती है, लेकिन इसमें मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या केंद्र सरकार की नहीं है? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतने कड़े सवाल भी पूछे केंद्र सरकार से। देखिए, मैं योगेंद्र यादव जी से सहमत हूं कि इसका जो वार्निंग था ये बहुत पहले आ चुका था। और कई मैंने देखा वर्नाक्युलर अखबारों में, अंग्रेजी अखबार थोड़ा देर से जागते हैं इन चीजों में, खासकर जो गांवों में जो स्थिति है उसको लेके।
वर्नाकुलर जो पेपर्स जो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, झारखंड, यहाँ पे सब लोकल अखबारों ने ये लिखना शुरू कर दिया था। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेंटर ये सारे जो पिछले 6 महीने में जो योगेंद्र जी बोल रहे हैं, ये पूरा फोकस इस सरकार का ये है कि आप देखिएगा बड़े बड़े मिनिस्टर बाहर जाके विदेशी निवेश को लाने में जितना इनका एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उसका अगर ये केवल 50% यही कैबिनेट अगर गांवों में जाके लोगों से मिलकर बात करके अगर उनके प्रॉब्लम्स को के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और मीडियम टर्म सॉल्यूशन उसकी अगर चर्चा करें तो ये इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि क्योंकि आईपीएल वाला जो मामला उठा तो ट्रेन चल गई मराठवाड़ा की तरफ, नहीं तो अगर वो नहीं होता तो शायद वो वाला सोल्यूशन भी जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो आपको देखना पड़ेगा ग्राउंड वाटर की क्या हालत है। कहा जा रहा है कि 90 रिजर्वॉयर्स हैं जिसमें केवल 26% कैपेसिटी जो होनी चाहिए केवल 26% है। ये लंबे दायरे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसको किस तरह इसको रिकवर करें वाटर रिसोर्सेज को, और किस तरह मनरेगा और अखबारों में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि जो 2015-16 में जो मनरेगा की जो डिमांड नीचे से आई है पंचायतों से, जितने मतलब लेबरर्स को और मैन डेज जितना उनको डिमांड आई है उसका केवल 70% रिलीज किया गया पैसा लेबर मिनिस्ट्री से। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट वहां पे जो क्राइसिस है, ये दिल्ली में बैठे पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत एक रिमोट प्रॉब्लम सा रह गया है। और मैं मानता हूं कि मीडिया भी ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है वेणु, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। और जेडीयू के नेता राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी के पीआईएल में, उनकी संस्था के पीआईएल में ये कहा गया है कि 12 राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है, उसमें बिहार भी शामिल है इनकी सूची में। लेकिन कोर्ट में जाकर राजीव रंजन जी, बिहार ने कहा है कि हमारे यहाँ सूखा नहीं पड़ा है। क्या आप लोग डिनायल में हो? क्या आप लोग अभी भी इस बात को लेकर जागे नहीं हैं? कितनी बुरी हालत है? नहीं, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि सूखा नहीं पड़ा है। हम लोगों ने ड्रॉट नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन हम अपने ट्यूबवेल्स और कैनाल से हम लोग इरिगेशन का काम करा रहे हैं और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। क्यों नहीं 97 करोड़ रुपीज हम लोगों ने स्पेंड किया है। ड्राउट नहीं नोटिफाई करने के पीछे क्या कारण है? उसकी वजह यह है कि पिछले वर्षों में जो सेंटर से ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज के लिए हम लोग असिस्टेंस मांगते थे, वो केवल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पर मिलते हैं। बिहार इसका वर्स्ट सफरर रहा है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए बिहार ने यह तय किया कि हम अपने इरिगेशन को कैनाल और ट्यूबवेल के जरिए कराएंगे, और जो भी हमारी फसलें तैयार होने वाली हैं उसमें राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी। और इसीलिए जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो सकती है वो लगातार हो रही है, और हम लोग उस पर जो एक्सपेंडिचर जरूरत है उस पर हम लोग कर भी रहे हैं। अभी 97 करोड़ रुपीज जो हम लोगों ने कोर्ट को भी कहा है उस पर हम लोगों ने खर्च किया है। ये बात बिल्कुल साफ है कि ड्रॉट अफेक्टेड जो एरियाज हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले वर्ष का भी जो हिसाब रहा है, वो इससे निपटने के लिए जो तौर तरीके उनके रहे हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी पर आएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी पर आएंगे राजीव रंजन जी, हम आएंगे, उन पर आएंगे। लेकिन योगेंद्र यादव राजीव जी को 1 मिनट के लिए टोकूंगा, 1 मिनट के लिए टोकूंगा। राजीव जी, ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि हमने नोटिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो कुछ करेंगे नहीं, तो हमने नोटिफाई ही नहीं किया। मैं एक छोटा सा अनुरोध करूंगा राजीव जी, आपकी सरकार ने एफिडेविट बिहार सरकार ने एफिडेविट दायर किया है, अभी भी एक मौका है, मंगलवार को एक अंतिम हियरिंग होनी है। क्या आपकी सरकार की हिम्मत है कि जो बात आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं ये बात आप हलफनामा देके कोर्ट में कह सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ड्राउट तो पड़ा है लेकिन हम नोटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती इसके लिए। आपकी हिम्मत है कि आप ये बात एफिडेविट पे कोर्ट में कह दें? तब मैं कहूंगा कि आप ये बात आगे जारी रखिए, अन्यथा बात छोड़ दीजिए। सिर्फ इतनी बात जो आप मुझे कह रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने कोर्ट में नहीं कहा है, मैंने खुद एफिडेविट पढ़ा है, एक एक शब्द पढ़ा है। बिहार सरकार कह रही है कि बारिश कम हुई,
लेकिन हमारे यहाँ पर्याप्त सारे साधन उपलब्ध हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई सूखा पड़ा ही नहीं है बिहार में। ये बिहार सरकार लिख के कह रही है। अब आप अपनी आगे की बात बताइए। राजीव रंजन जी। नहीं, मैंने भी आपको वही कहा है। देखिए, मैंने यही कहा है कि जो बारिश होनी चाहिए वो करीब 20 से 22% का शॉर्टफॉल है, लेकिन हम उसको अपने रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं और इसके लिए ही हमने कैनाल और ट्यूबवेल का सहारा लिया है। हमारा ये, मैंने जो दूसरा पक्ष जो रखा है वो एक ग्राउंड रियलिटी है, बिहार और सेंटर के बीच के जो रिश्ते हैं उसके आधार पर मैंने कहा कोर्ट में जो रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन थे वही दिए जा सकते थे, जो एफिडेविट में फाइल करना था सरकार ने किया। नहीं राजीव मैंने एफिडेविट में नहीं कहा कि एफिडेविट में क्या कहना। सिंपल बात ये है और विमलेंदु झा आप इस पर आइए। केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों का काम है ड्राउट नोटिफाई करना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकारें फॉर एग्जाम्पल बिहार कहती है कि केंद्र सरकार तो हमें वैसे भी कोई मदद नहीं करता है इसलिए हमने नोटिफाई नहीं किया। इसमें लोगों की जान जा रही है और उसको लेकर किसी की चिंता नहीं नजर आ रही है। विमलेंदु जी, ये क्लियरली ये जो अभी जो चर्चा है या ये जो परिस्थिति है वो अमीर वर्सेस गरीब की चर्चा है, वो किसान वर्सेस नॉन किसान की चर्चा है और क्लियरली हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल ग्रुप्स का जो इंटरेस्ट है वो किसानों के प्रति नहीं है। क्योंकि जिस तरह की घड़ियाली आंसू जब ये आईपीएल के बारे में के पक्ष में जिस तरह की बातें नेतागण रख रहे थे, किसानों के बारे में बात रखने की इनकी कोई चिंता, कोई मंशा कोई नहीं रही है। तो यही विडंबना है जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं कि 1800 से ज्यादा लार्ज डैम्स बने हैं उस एरिया में और फिर भी हमारे पास जो है वहां पे पानी नहीं है। ये विडंबना है कि हम ये कहते हैं कि सिर्फ ड्राउट हुआ है उस एरिया में, लेकिन शुगर केन जो है वो उसका बम्पर क्रॉप हुआ है। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम सब कुछ के लिए हम नेचर को तो बहुत इजीली हम ब्लेम कर सकते हैं। ये जो समस्या अभी है कि ड्राउट होना एक चीज है, ड्राउट के कारण डैमेज होना, उसका प्रिपेयर्डनेस होना, उसके कारण फार्मर सुसाइड होना, उसकी समझ बनानी सरकार के अंदर, उसका जो वाटर गवर्नेंस है वो जो कंप्लीटली मिसिंग है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो है, जो भी स्थिति हमारे देश में बनी है पानी को लेकर के, वो ऐसी नहीं है कि वो नई स्थिति बनी है। उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? हम मेक इन इंडिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम जो लोग गांव में जो रहते हैं उनके जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ गवर्नेंस है। हम बात करते हैं कि वाटर गवर्नेंस के ऊपर महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में जो कि सबसे ज्यादा पीड़ित है, अभी तक जो है 4% जो मैंने कहा 4% लैंड जो है वो शुगर केन फैक्ट्रीज यूज करते हैं, शुगर केन कल्टीवेशन में यूज होता है और 70% पानी वो यूज कर लेता है। तो पानी तो है लेकिन पानी किसी और के लिए है। डैम तो है लेकिन वो डैम किसी और के लिए है। 40% जो है कम बारिश। शुगर केन की बात पर मैं आना चाहती हूँ अविनाश वर्मा के पास और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अब फोन लाइन पर, वो सुन सकते हैं आपकी सारी चर्चा। अविनाश वर्मा जी, शुगर केन इंडस्ट्री खास करके महाराष्ट्र में उसे विलेन बताया जा रहा है इस पूरी समस्या में। कहानी ऐसी है कि शुगर इंडस्ट्री बहुत पानी खींचती है, जैसे विमलेंदु कह रहे हैं 4% हिस्सा है लेकिन 70% पानी ले जाती है और इनको है नेताओं की पेट्रोनेज। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि एनी एग्रीकल्चरल क्रॉप, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। और मैं कंपैरिजन करूंगा गन्ना को सोयाबीन और कॉटन से, क्योंकि ये 3 मेजर क्रॉप है महाराष्ट्र का। गन्ना जो कि करीब 15 महीने में उगाया जाता है महाराष्ट्र में, उसे करीब 1500 से 1800 मिलीमीटर पानी चाहिए। कॉटन जो उगाया जाता है करीब 6 महीने में, उसे 900 मिलीमीटर पानी चाहिए। सोयाबीन जो उगाया जाता है करीब 100 दिनों में, 3.25 महीने में, उसके लिए 500 मिलीमीटर पानी चाहिए। अगर आप पर मंथ एवरेज कंजम्पशन लेंगे इन तीनों क्रॉप का, तो आप देखेंगे कि कॉटन और सोयाबीन की कंजम्पशन पर मंथ वाटर की ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर केन। बट शुगर केन 15 महीने क्रॉप है। सपोजिंग वो 15 महीने क्रॉप आप शुगर केन नहीं लगाएं और कॉटन और सोयाबीन को लगाएं, दोनों मिला के, तो आप देखेंगे 1500 या 1800 ml की जगह 2200 या 2300 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ेगी इन दोनों क्रॉप को उगाने के लिए। देयरफॉर इंपॉर्टेंट ये है सवाल पूछना है, शुगर केन इंडस्ट्री को हम लोग ऐसे ही ब्लेम नहीं करें विदाउट एनी फैक्ट्स। ओके, तो जिसने ब्लेम किया है उनसे पूछते क्या फैक्ट्स है।
आप कह रहे हैं शुगर केन इंडस्ट्री को बेवजह ब्लेम किया जा रहा है। जी अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं। केवल क्रॉप पे आया हूं, अभी क्रॉप पे आया हूं साहब। लेट मी क्लैरिफाई एट द इंडस्ट्री लेवल। ये शुगर इंडस्ट्री यूनिक इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, जहां पे हम नेट जनरेटर हैं वाटर के। जो गन्ने में जो पानी होता है, 1 टन गन्ने में 700 लीटर पानी निकलता है, और उस 700 लीटर में से करीब 500 लीटर हम अपने इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अपने प्रोसेस में। यहां तक कि मशीन क्लीनिंग और हमारी जो फ्लोर क्लीनिंग है उसी पानी से होता है। और 200 लीटर प्रति टन ऑफ गन्ना जो क्रश करते हैं हम वापस आफ्टर ट्रीटमेंट हम वापस दे देते हैं इरिगेशन टू फार्मर्स। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो नेट जनरेटर है वाटर का। इसीलिए मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। ठीक है, इसलिए हमने आपको बुलाया क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन विमलेंदु झा, आपका काउंटर क्या है? योगेंद्र यादव जी, इसमें आप भी अपनी राय दीजिए। पहले विमलेंदु झा। मेरे पास मेरी तो साफ ये चीज है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि पिछले 1 वर्ष में जो 3500 फार्मर्स जो मरे हैं महाराष्ट्र में, उसमें से कितने लोग थे जो शुगर केन फार्मर्स थे? पहली बात। दूसरी बात, आप जो बाकी क्रॉप्स के बारे में हम कहते हैं कि वो फेलियर हो गया है ड्राउट के कारण, ऐसा क्यों है कि शुगर केन का जो है बम्पर क्रॉप हुआ है? मतलब ये दोनों जो है क्या कोइंसिडेंसेस हैं क्या? आपके जो नंबर्स आप हमें बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं कि आप कॉटन से कम पानी यूज करते हैं। अरे आप कॉटन से कम पानी यूज करते हैं या ज्यादा यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द डे आप एक किसान के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में हम बात करते हैं, तो आप किसान के हक का पानी यूज करते हैं या नहीं? आप एक इंडस्ट्री हैं, अपने आप को इंडस्ट्री बुलाते हैं, और हम इंडस्ट्री वर्सेस फार्मर की लड़ाई आपने पैदा की है यहाँ पे। और क्योंकि आप तो नहीं मरेंगे, आप तो कभी कभी मतलब इन द सेंस आपके शुगर जो प्रमोटर्स हैं उनकी वो सुसाइड नहीं करते। प्लीज कुछ सेंसिटिविटी भी समझ तो होनी जरूरी है ना, कि अगर वो आंकड़ा हमारे सामने है कि 40,000 लोग देश में हर साल सुसाइड करते हैं, 3,500, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप ये सवाल है, एक मिनट, लेकिन आपका भी योगदान है। वर्मा जी, ये सवाल है कि महाराष्ट्र में अब सरकार ने कहा है कि गन्ना फैक्ट्री नहीं होगी। अगर कोई फॉल्ट नहीं है गन्ना फैक्ट्रियों की इस पानी के क्राइसिस में, तो एक तो सरकार ने ऐसा क्यों कहा? और दूसरी बात है कि अब तक ड्रिप इरिगेशन शुगर केन के लिए क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया गया है महाराष्ट्र में? क्यों नहीं? एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, शुगर केन इंडस्ट्री नहीं उगाती है, शुगर केन हमारे किसान ही उगाते हैं। जब किसान ही जब पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन क्रॉप्स इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, बल्कि जैसा मैंने बताया हम इंडस्ट्री की तरफ से पानी सरप्लस पैदा करके वापस दे देते हैं। कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती है, एक नंबर। दूसरा नंबर, प्लीज लेट अस नॉट कनेक्ट इट टू सुसाइड, लेट अस हैव द नंबर्स कि कौन कितना सुसाइड कर रहा है गन्ना किसान। मैं उस पहलू में नहीं जा रहा हूं। जहां तक ड्रिप इरिगेशन की बात है, ड्रिप इरिगेशन इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और अगर किसी फार्मर को 1 हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन लगाना है तो उसको मदद चाहिए होगा। वो कैपिटल एक गरीब किसान जो कि 1 या 1.5 हेक्टेयर पे अपना उपजा रहा है, वो उपजाऊ जमीन पे अगर ड्रिप इरिगेशन करना है तो ड्रिप इरिगेशन, साहब ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन इन द कंट्री। हाफ हो जाएगा कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय शुगर इंडस्ट्री। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी है, आपकी सरकार केंद्र में भी है, और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरकार ने काफी किया है। अगर पिछले साल अक्टूबर से पता था कि सूखा पड़ने वाला है, तो इतने देर से क्यों जागी है सरकार? तमन्ना जी, जैसा आपको पता है, ड्राउट डिक्लेयर करना ये राज्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ड्राउट रिलीफ मेजर्स को इम्प्लीमेंटेशन करना भी स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र कुछ हद तक इसमें सहायता कर सकता है, इसके अलावा केंद्र का रोल इसमें सीमित है। हाँ, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत हम हाउ डू वी वाटर अवेलेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं ताकि इस प्रकार की स्थिति से हम सिमट सकते हैं, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की, वाटर कंजर्वेशन। जीवीएल जी, आप अभी भी ऐसा कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं केंद्र सरकार को कि आप लोगों का काम था स्टेट्स को वार्न करने का, आप लोगों का काम था कि आप कंटिजेंसी प्लान बनाएं, अभी भी आप कह रहे हैं कि स्टेट्स का काम है, हम क्या करें? अब देखिए,
कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हो सकता है, बट लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट और सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये कोई कोर्ट के आदेश के आधार पर यदि कोर्ट आदेश देना चाहते हैं तो केंद्र को राज्य को दे दें। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन, मैंने जो कहा, ड्राउट स्टेट बिहार यदि डिक्लेयर नहीं किया है, कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया था कल। कोर्ट ने कहा, कोर्ट को हमारी तरफ से हमारे लॉ ऑफिसर्स ने कहा कि यदि आप आदेश देना चाहते हैं बिहार को डिक्लेयर करने का, आप आदेश पारित करें। नहीं तो आपने मिस किया इनिशियल स्टेज में इस डिबेट के। हमने पूछा राजीव रंजन को कि आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र हमें मदद नहीं करती, इसलिए हमने सोचा हम खुद की मदद कर लें। तमन्ना जी सुनिए, केंद्र इसको सारे बड़ी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जब आप इस विषय को देखेंगे, केंद्र एनडीआरएफ की तहत सहायता कर सकती है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत जो सहायता पहले जो 7,000 करोड़ की जो एनडीआरएफ जो 2014-15 में जो सहायता दिया, वो बढ़कर 11,000 करोड़ का स्टेट के जो सेंटर की जो कंट्रीब्यूशन होती है एसडीआरएफ के लिए, वो 8,000 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ रुपया किया गया। इसके अतिरिक्त जो 14 फाइनेंस कमीशन के तहत जो फंड डिवोल्यूशन जो हुआ है स्टेट्स के लिए, तो इसमें स्टेट्स के पास अधिक पैसे हैं। तो इसलिए केंद्र, हमारी कांग्रेस की सरकार से आप तुलना मत कीजिए। कांग्रेस के डॉक्टर नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश नासिर हुसैन, इसमें मैं एक बात केवल कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में हमारी शासन नहीं है। ओके, राजीव रंजन जी आप बताएं, क्योंकि बिहार का मुद्दा हमने इस पर चर्चा की, लेकिन जैसे जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं ये स्टेट को डिक्लेयर करना है तभी वो मदद कर सकते हैं, और बिहार का जो स्टैंड है दोनों के बीच का फर्क बता दूं। बिहार में बिल्कुल ड्रॉट जैसी स्थिति नहीं है। सरकार को अपने संसाधनों पर भरोसा है और इसीलिए सरकार ने कहा कि बारिश उम्मीद से कम हुई है, लेकिन हम अपने ट्यूबवेल्स और नहरों के बल पर वहां सक्षम है सिंचाई कराने के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये अभी इन्होंने एनडीआरएफ के बारे में कहा, और मनरेगा और एनडीआरएफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर से सवाल पूछे हैं वो भी आपके सामने हैं। जो मनरेगा को लेकर के एलोकेशंस को लेकर इन्होंने कहा कि इन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ाया, तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि पिछले साल 10,000 करोड़ जो लायबिलिटी है वो घटने के बाद पिछले साल से भी मनरेगा का एलोकेशन इस बार घट जाएगा। एनडीआरएफ के लिए जो एलोकेशंस हैं वो कम है। तो आप राज्यों को एनडीआरएफ और जो मनरेगा के जरिए मदद पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपके पास एडिक्वेट एलोकेशंस नहीं है। तो आप तो इतने बड़े सवाल पर आपके इरादे कितने मजबूत हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद आपसे पूछ लिया। आप बिहार पर लगातार बोल रहे हैं, गुजरात की चर्चा आपने नहीं की कि गुजरात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वो ऑलमोस्ट स्ट्रिक्चर है गुजरात के खिलाफ। नहीं, गुजरात का तो गुजरात का नाम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्यों गुजरात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर बहुत ही कड़ा सवाल पूछा। योगेंद्र यादव इस पर एक कमेंट करना चाह रहे थे। योगेंद्र यादव, बाहर है गुजरात। देखिए, एक आधे छुटपुट केस की बात छोड़ के हम गंभीर सवालों पे आए। जीवीएल नरसिम्हा राव शायद पूरे तथ्य पढ़ के नहीं आए हैं। ये बात सच नहीं है कि ड्राउट डिक्लेयर करना केवल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था। उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिलीफ एक्ट आया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हैं। तो केंद्र सरकार की इसमें सीधे सीधे भूमिका है। दरअसल कोर्ट यही सवाल पूछ रहा है बार बार। नंबर 2, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार केवल कर सकती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात में किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है? ये हरियाणा और गुजरात सरकार ने इतने समय से ड्राउट डिक्लेयर क्यों नहीं किया? बिहार को तो हमने लपेट लिया है, हरियाणा और बिहार और गुजरात का भी पूछिए। और असली मुद्दे क्या हैं? आपने कहा एनडीआरएफ में रिलीफ दिया गया। क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने लोकसभा में आपकी सरकार ने एडमिट किया है कि एनडीआरएफ का पैसा हम राज्यों को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। बाकी तमाम चीजों के लिए कमी नहीं होती है, इसके लिए आपके पास पैसे की कमी हो गई है। मनरेगा का जिक्र आपके आने से पहले वेणु साहब ने किया था। क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी सरकार के नियम के हिसाब से आपको अप्रैल के पहले हफ्ते में 45,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए रिलीज करना चाहिए था?
किया आपने 7,000 करोड़, पहली डांट खाई फिर उसको 11,000 करोड़ किया, दूसरी डांट खाई कोर्ट से फिर अब उसको 19,000 कर रहे हैं। आप वो जो न्यूनतम कानूनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मिड डे मील स्कीम के अंदर कोर्ट कह रहा है कि बच्चों को 1 गिलास दूध दे दो और आपकी सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमने कहा था कि जहां पे सूखेग्रस्त इलाके के हैं वहां 2 किलो दाल दे दीजिए, आपकी सरकार कह रही है कि पैसे की बड़ी तंगी है 2 किलो दाल नहीं देंगे। क्या सारे तथ्य जानते हैं नरसिम्हा महाराज साहब? ओके तमन्ना जी, मैं जो बहुत सवाल उठाए गए मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो राज्य इसको घोषित किया है ड्राउट को, तो बिहार ये एक्सक्यूज बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दिया जाता है। जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हमारे सरकारें नहीं है। उन्होंने जो सहायता मांगी उस सहायता के मुताबिक जो सेंटर से रिलीफ जो असिस्टेंस मिल सकता था वो दिया गया। उत्तर प्रदेश को जनवरी महीने में 1,300 करोड़ रुपया दिया गया, जिसकी पेमेंट ड्राउट अफेक्टेड पीपल को सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया। तो नहीं, ये इनके सवाल का जवाब नहीं। ये कह रहे हैं कि आपको स्टेट्स के लिए नहीं रुकना है, ये नियम है। नहीं, ये हमने केंद्र सरकार की तरफ से यही सुप्रीम कोर्ट से हमने यही अपील किया है। ओके, नहीं, हम कांग्रेस शासित राज्यों पर आते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों पर आते हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन, जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि कर्नाटक को जो भी जरूरत थी उन्होंने दिया, लेकिन कितनी अवेयरनेस रही है कर्नाटक के सरकार में ही। आपकी जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया जी, उन पर तो ये आरोप है कि वो गए थे बागलकोट, वहां पर 2 टैंकर पानी पूरा बिछा दिया रास्ते पर ताकि वहां पर डस्ट सेटल हो जाए सीएम आने के पहले। और जो महाराष्ट्र में मेस हुआ है वहां पर सरकार कहती है कि ये आपकी सरकारों ने किया है। देखिए, मैं कर्नाटका पे आने के पहले आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन जिस चैनल पे भी जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि भैया जो कुछ भी देश में हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी की लेगेसी है। इनको समझ में आना चाहिए कि इनकी सरकार आके ऑलमोस्ट 2 साल हो रहा है। अब तक का जो लोग ये क्या कर रहे हैं, इनकी अपनी बात को लोगों के सामने रखने के बजाय पिछली सरकार के बारे में बोलने का ये कम से कम बंद करें। महाराष्ट्र इनका स्टेट है, महाराष्ट्र में सब में ज्यादा ड्रॉप अफेक्टेड है। 9 आदमी मैं आता हूं उस पे 9 आदमी प्रतिदिन वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। पहले वहां पे वो देखें, दूसरी जगह बाद में कांग्रेस के बारे में बात करें। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का क्योंकि फैक्ट है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि सबसे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद वो या तो कंप्लीट नहीं हुए, उतना भ्रष्टाचार हुआ है और इरिगेशन के नाम पे जितना काम होना था वो नहीं हुआ। शुगर मिल्स भी जिस तेजी से वहां पर बढ़े हैं वो भी पॉलिटिशियंस के वजह से हुए हैं और अब तक तो आपकी सरकार थी वहां पर। नहीं, हमारी सरकार जो थी, हमारी सरकार के टाइम पे जिस तरह से रिलीफ देना था वो हम लोगों ने किया है। और हमारे रूल्ड जहाँ पे स्टेट्स हैं, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में जहाँ पे ड्रॉट अफेक्टेड है वहां पे हम लोग लगातार रिलीफ दे रहे हैं। जहां तक कर्नाटक की बात है, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, कर्नाटक में सीएम खुद जो है पूरी स्टेट में टूर कर रहे हैं। जितने रिजर्वर्स हैं उसमें वो रिजर्वर्स में पानी रिजर्व कर दिया गया है कि सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और कर्नाटक एकमात्र स्टेट है जो राबी क्रॉप के ऊपर जो एक रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। 1450 करोड़ की जो एक्स्ट्रा मांग की थी वो कर्नाटका से सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट के 5-5, 6-6